बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ, और हमने देखा कि पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और इस वक्त भी एक हम एफर्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रही है, और हम ये समझते हैं कि ये एफर्ट जो है हिंदुस्तान इस मामलात से परे रहे। विफाकी काबीना का भारत पर अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने पर जोर। पाकिस्तान अमन का शिराकतदार है, दुनिया अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों में हिस्सा डाले। मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मदद फराहम की। वज़ीर खारिजा की अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के अमल में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक ब्रीफिंग। जहां फौज और इदारे मजबूत नहीं है वो मुल्क नहीं चल सकते। जितना अजीज आपको अपना घर है उतना ही अजीज वतन होना चाहिए। मुल्क महफूज होगा तो घर महफूज होगा। अपने इर्द गिर्द देख ले, जहां रियासत महफूज नहीं वहां घर भी महफूज नहीं। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। अफगान सरजमीन किसी सूरत पड़ोसों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका 31 अगस्त तक फौजियों का इनखला मुकम्मल करे। जल्द कौमी फौज की तश्कील 9 मुकम्मल कर लेंगे। मजीद खाना जंगी नहीं चाहते, पंशेर का मामला भी गुफ्तो शनीद के जरिए हल कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी बहाल होने पर मुलाजमत पेशा खवातीन अपने इदारों में जाने के लिए आजाद होंगी। शहरी मुल्क छोड़ने के बजाय अफगानिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज़ ब्रीफिंग। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान से इनखला का अमल मुकम्मल कर रहे हैं। 14 अगस्त से अब तक 75,000 से ज्यादा अफराद को अफगानिस्तान से निकालने में मदद की। अफगानिस्तान से अमरीका आने वालों का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का वाशिंगटन में खिताब। कतर के नुमाइंदे खुसूसी से तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की काबुल में मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तालिबान रहनुमा मुल्ला खैरुल्लाह खैर खां और मुल्ला अब्दुल सलाम हन्नफी ने भी काबुल में चीन के सफीर से मुलाकात की। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी CIA के सरबराह विलियम्स बर्न्स की काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से अहम मुलाकात। तालिबान के इंतबाह के बाद इत्तेहादी ममालिक ने इनखला का अमल तेज कर दिया। तौसी के लिए G7 के अहम वर्चुअल इजलास में तालिबान से मजीद चंद रोज की मोहलत लेने की कोशिश की जाएगी। तालिबान ने बाज़ वजारतों और अहम इदारों में अबूरी तकर्रियों का भी ऐलान कर दिया है। मोदी हुकूमत का गरीबुल वतन अफगानियों को सहारा देने से इनकार। आलमी बरादरी से अफगानों को पनाह के बदले डॉलर्स की भीख मांग ली। टूटे फटे अफगानियों का नई दिल्ली में एहतजाज मुजाहिरा सिर्फ उनको पनाह देंगे जो अफगानिस्तान में हमारे लिए जासूसी करते रहे। मोदी हुकूमत का जवाब। लोगों के पास पैसे नहीं थे, अब वो यहाँ पर खड़े हैं ATM की लाइनों में कि पैसे निकाल सके और अपना निजाम जिंदगी चला सके। मरकजी बैंक में गवर्नर की तैनाती के बाद अफगानिस्तान में मालियाती सरगर्मियां बहाल। बैंक और मालियाती इदारे खुल गए। ATM मशीनों से रकूम का बआसानी वसूल मुमकिन। PTV न्यूज के नुमाइंदे फहद जावेद की काबुल में बैंकों के बाहर खड़े लोगों से बातचीत। पाकिस्तान का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतहबंद का कामयाब तजर्बा। रवायती हथियार ले जाने वाला मुकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेट सिस्टम दुश्मन के इलाके में गहराई तक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DJI SPR।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपोर में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। मोदी हुकूमत की तरफ से वहशत और दरिंदगी की ताज़ा लहर से सूरत हाल मामूल के मुताबिक होने का दावा बेनिकाब। कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से निजात के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को 109 रन से हरा दिया। जमैका में खेल के आखिरी रोज वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 219 रन पर आउट हो गई। शाहीन अफरीदी ने 4, नुमान अली ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीन शाह अफरीदी मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। और न्यूजीलैंड और इंग्लिश क्रिकेट टीमों का दौरा पाकिस्तान। दोनों बोर्ड से सिक्योरिटी माहिरीन का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पीसीबी जाकिर खान की वक्त को ब्रीफिंग। आइंदा माह खेले जाने वाले मैचेस के इंतजाम के हवाले से तमाम में किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एज वी आर मॉनिटरिंग आर सजेस्टिंग दैट द इकोनॉमी हैज रिकवर्ड। और जितना डेटा हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मोबाइल फोन सब्सक्राइबर, सेलुलर सब्सक्राइबर से लेके सेक्टर वाइज सीमेंट सेक्टर, लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेके की इकोनॉमिक फिगर जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के रिजर्व्स में इजाफा, देन करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी, मुसलसल बेहतरी। गुज़िश्ता 3 सालों में हमने देखा है कि इकॉनमी ने बॉटम आउट होकर एक कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उसके बाद सेक्टर वाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से हर सेक्टर से जीडीपी में एक कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ। तो ओवरऑल लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी बेहतर हुई। इसके साथ साथ फॉरेन इनफ्लोज बेहतर हुए पाकिस्तान के अंदर। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में एक रिकॉर्ड इनफ्लो आता हुआ देखा हमने। तकरीबन 2 लाख आरडी अकाउंट्स खुल चुके हैं। उसके साथ साथ अराउंड $2 बिलियन इनफ्लोज आ चुके हैं। देन हम देखेंगे कि रीसेंट अगर हमारी प्रोडक्शन टीम हमें दिखा सके कि रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रीसेंट अनाउंसमेंट आई है, एसडीआर के थ्रू पाकिस्तान को $2.7 बिलियन रिसीव हुए हैं। दैट हैज टेकन द फॉर्मल रिजर्व टू द रिकॉर्ड लेवल। तो अगेन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिसीव किए गए हैं एसडीआर एलोकेशन, जो पाकिस्तान का जितना एलोकेशन था आईएमएफ की जानिब से, उसको जो रिसीव हुआ है। उसके बाद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, मुस्तहकम हो गई है। अगर दूसरे इशारे देखें 3 साल की परफॉर्मेंस के, तो ओवरऑल जहां पे हम देख रहे थे कि कंसिस्टेंट डिक्लाइन था करंट अकाउंट डेफिसिट में, जून एंड जुलाई एंड एनुअल डेफिसिट नंबर्स वर डीपली इन रेड। हमने देखा कंसिस्टेंट 2018 से सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई एंड एक टाइम पे हम कंसिस्टेंट 4-5 महीने करंट अकाउंट सरप्लस में भी रहे। लेकिन अगेन इकोनॉमी हैज टू ग्रो एंड इफ यू हैव टू ग्रो यू विल हैव टू बेयर माइनर या थोड़ा सा मामूली करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि हमें नजर आ रहा है जुलाई के नंबर्स में भी। ओवरऑल रिजर्व की पोजीशन भी मुस्तहकम हुई है। सो की इकोनॉमिक अशारिया आप देख रहे हैं कि बेहतरी की जानिब गामजन है। अगर सेक्टर वाइज सेलुलर डेटा देखें तो ओवरऑल मोबाइल वॉलेट्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हमने कंसिस्टेंट देख रहे हैं आपके साथ स्क्रीन में, अगर आप मॉनिटर कर सकें तो एक स्टडी ग्रोथ है पाकिस्तान में मोबाइल फोन वॉलेट्स यूज करने वाले लोगों की भी, जो ऑनलाइन वॉलेट यूज, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज के थ्रू जो वॉलेट यूज करते हैं। डिजिटल बैंकिंग में इजाफा हुआ है। अगर मजीद आपको स्लाइड्स दिखाई जा सकें तो ओवरऑल जो डेटा आपको बता रहा है 3G और 4G सब्सक्राइबर्स का, उसमें कंसिस्टेंट इजाफा हो रहा है। तो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर इज कि आपकी मिडिल क्लास कंसिस्टेंटली मोबाइल डिवाइसेस से, इंटरनेट से और दैट इज टू से अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट हो रही है। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बैठ गया पाकिस्तान के अंदर तो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ
तमाम तरह इस तरह की अप्लाइंसेस के बिजनेस में आ सकती है। आज इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा उठा के देखें तो कंसिस्टेंट हमने देखा कि पिछले माली साल में एक ह्यूज बॉटम आउट हुआ एंड देन उसके बाद एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आई, रिकॉर्ड ग्रोथ लास्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के डेटा में नजर आई। बट आगे अब क्या चीजें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट नाउ। व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ इज द RDA इनफ्लो, द कंसिस्टेंट इनफ्लो दैट वी हैव सीन, जो RDA के थ्रू पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ रहा है। ऑल द ओवरऑल रिजर्व्स की पोजीशन को देखें और इनफ्लोज देखें आप रेमिटेंसेस के, उसके मुकाबले में कम है, लेकिन फ्रॉम अ बेस ऑफ जीरो State Bank of Pakistan and Government of Pakistan has actually built the momentum to take it to above $2 billion. यहाँ मजीद गुंजाइश मौजूद है। तकरीबन 9 मिलियन के लगभग ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि उसका एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन 2 लाख के लगभग RDA के थ्रू आए हैं। सो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल जो टैप इन करनी होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं तमाम तर 3 साल की कारकर्दगी पर डिस्कस करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कस करने के लिए मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूंगा मिस्टर मुजफ्फर पराशा साहब, जो कि CEO हैं एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का IPO लेकर आ रहे हैं और ये बेट कर रहे हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन के ऊपर जो ग्रोथ आ रही है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है, उससे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू टैप करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस डॉक्टर अयूब मेहर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर शामिल होते हैं, बहुत ही की इकोनॉमिक इंसाइट्स रखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और तमाम तरह बैन अवी मालियाती इदारों के साथ काम कर चुके हैं और पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के ऊपर इनकी बहुत गहरी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन हसन बख्शी। जब भी सीमेंट सेक्टर की बात होती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात होती है, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ आबाद इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, गवर्नमेंट के साथ भी निगोशिएट करते हैं, बहुत सारी मराद भी सीमेंट सेक्टर को दिलवाई हैं और उसके साथ साथ खरी खरी बात करते हैं, ज्यादा लगी लिपटी बात नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और की इंसाइट्स देते हैं सीमेंट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले मुजफ्फर साहब, आपके सेक्टर में 3 साल में क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि आप बताना चाहेंगे, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्टांस के बाद? देखिए, सबसे पहले इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा इशू था कि मोबाइल फोन्स जितने भी बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे उसमें एक स्मगलिंग और इन चीज़ों का बहुत बड़ा इशू था। तो 3 साल पहले जब ये गवर्नमेंट आई तो हमाद अजहर साहब और इन सब ने जब मेड इन पाकिस्तान विजन की बात हुई कि हमने पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री डेवलप करनी है, मेड इन पाकिस्तान हैंडसेट बनाने हैं, तो हमारा सबसे पहले उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप स्मगलिंग को रोकें, जिसके लिए उन्होंने डब्स मुतारिफ कराया, विच इज डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम। और आज पाकिस्तान में कोई भी स्मगल्ड फोन चल नहीं सकता, स्मगलिंग रेशो इज 0, जिसकी वजह से आज मेड इन पाकिस्तान विजन गवर्नमेंट ने इन 3 सालों में एक तो स्मगलिंग को रोका मोबाइल की, प्लस लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के लिए 0% ड्यूटी टैक्स वगैरह कर दिया। इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान में तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आना शुरू हो गई हैं। सैमसंग ने ऑलरेडी डिसीजन कर लिया, वो पाकिस्तान में आ रहा है। इसी तरह Xiaomi, MI वो अगले कुछ चंद दिनों में डिसीजन कर लेगा और ओप्पो, वीवो, ऑल द ब्रांड्स। और ये एक इतना बड़ा सेक्टर है ग्लोबली जो निगलेक्टेड था आज तक और इन 3 सालों में इसमें बेइंतहा काम हुआ है। और टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि मोहताज है मोबाइल फोन की आपके बड़े बड़े ऑपरेटर्स, मोबाइलिंक और टेलीकॉम। तो की रेगुलेटरी जो डिसीजन मेकिंग थी वो करंट गवर्नमेंट ने ली, उसमें एक आपने 2-3 का इशारा किया और मजीद कुछ इकदाम सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए इन सालों में? गवर्नमेंट तमाम टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। अगर आप ये देखें, अभी एयरलिफ्ट में $85 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। पिछले 8 सालों में जितनी इन्वेस्टमेंट आई वो इस 1 साल में आई है। सो दिस मीन्स गवर्नमेंट इस पर बड़ी सीरियस है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी पे ही फोकस है और ये इसी से एजुकेशन और मोबाइल वॉलेट्स जो आपने अभी दिखाया सब कुछ इसी से चलने वाला है। ठीक है, बहुत की इंसाइट जी। अली साहब, आपने प्राइवेट सेक्टर से तो एक व्यू लिया, इनकी कंपनी IPO की तरफ जा रही है और एक बड़ा पैसा रेज कर रहे हैं, दे आर बिलीविंग इन पाकिस्तान, बैटिंग ऑन पाकिस्तान। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे व्हाट इज योर टेक? देखिए, नंबर की अगर बात हम करते हैं, नंबर में एक यू टर्न मैं पहले भी कहता रहा हूँ आया है कि जो डिक्लाइनिंग में जो चीज़ें जा रही थी उन्होंने एक यू टर्न लिया। GDP ग्रोथ नेगेटिव से एक प्लस की तरफ गई, एक्सपोर्ट में बेहतरी की तरफ हम गए हैं, रेमिटेंसेस में हुआ है इजाफा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमने इम्प्रूव किया। लेकिन ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, मुझे इस पर हमेशा फिक्र रही है। मैग्नीट्यूड बहुत स्लो है, बहुत स्लो। यू टर्न जरूर लिया है लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत बड़ा सफर है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, उनको अगर हम अलग अलग रखें
गवर्नमेंट के इकदाम की जहाँ तक बात है, एक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका बहुत अरसे से 10 साल से मुतालबा था। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है, बहुत बॉटम पे आ गया था। उस फ्रंट पे तो काम हुआ है, उसमें चाहे रेगुलेटरी साइड है, रेगुलेशन की साइड पर है, चाहे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, वहाँ काम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। दूसरी साइड जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, वहाँ अभी खला है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, क्योंकि उसका ताल्लुक भी ग्रोथ से, तमाम सेक्टर की ग्रोथ से और जीडीपी की ग्रोथ से। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हसन बख्शी। हसन साहब, व्हाट हैज बीन द की माइलस्टोन ऑफ करंट गवर्नमेंट, जो आपने तब्दीली देखी 3 साल के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और हाउ स्ट्रांग इज मिस्टर अयूब्स आर्गुमेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस उतना नहीं है जितना होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले आपको हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊं। आज हमारी 101 यानी 101 मीटिंग थी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जब से काम शुरू किया इस पे की है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी 3 साल की टेन्योर में 101 मीटिंग, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने 101 मीटिंग जी, और 52 मीटिंग उन्होंने खुद कंडक्ट की हैं। ये हिस्ट्री में ना कोई आया है और मैं समझता हूँ ना कोई आएगा। तो इन तमाम चीज़ों के फायदे क्या हुए, आप ये देखिए। आज जो कंस्ट्रक्शन भरपूर हो रहा है पंजाब में, केपीके में, इस्लामाबाद में, इसी तरह जो एलाइड 72 इंडस्ट्रियां हैं, जिसमें सीमेंट है, जिसमें स्टील है, जिसमें टाइल है, यू नेम इट, जिसमें वायर है, पाइप्स हैं, कैपेसिटी पे चल रही हैं। पहले 50% पे चलती थी, 60% पे चलती थी, आज एल्युमिनियम की फैक्ट्री 100% पे चल रही है। लोगों का बस नहीं चल रहा कि इसको 24 घंटे चला पाएं। ठीक है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है कि जो हुआ। अब इसमें क्या क्या चीजें थी जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, जो ये हुआ, ये एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया और प्राइवेट सेक्टर को के मामलात पे जवाबदेह बने हो। अगर हम एक जुमेरात को कोई बात कहते हैं, वहाँ सेक्रेटरी लेवल के बैठे होते हैं लोग, मिनिस्टर लेवल के बाद बैठे होते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि जहाँ एटलीस्ट उनकी अपनी हुकूमतें हैं, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, वहाँ वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जमीनों का ऑप्शन करें ताकि लोग काम करें। आज देखिए सब जगह ऑप्शन हो रहे हैं, तो अब वो चीज़ें भी हो गई। यस, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें बहुत आगे जाना है, बट नाउ डायरेक्शन इज फिक्स्ड। जिससे आप बात करें, मेरी अपनी भी इंडस्ट्री है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज इज प्रोडक्शन, एक्सपेंशन पे जा रहा है, दूसरी इंडस्ट्री लगाना चाहता है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत सालों बाद हुआ है अनफॉर्चुनेटली, पर इसमें एक हकीकत ये भी है कि जितना कंट्रीब्यूशन सिंध ने करना था वो नहीं कर सका। सिंध आज भी पीछे है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कराची आज भी पीछे है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो। ये 72 साल में ये हम आपने गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों में इसका जिक्र किया है। एवरी टाइम वी हैव सेड कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ये इशू को उठाया गया है एंड वी आर होपिंग कि इशू रिजॉल्व होगा। अभी सूरत-ए-हाल है क्या? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना, 18वीं तरमीम है, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट आ गए प्रोविंशियल। प्राइम मिनिस्टर एक लिमिट तक ही बोल सकते हैं ना, उनके पास और क्या ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है गवर्नर रूल लगा दें। बट हम चूंकि वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि 74 years वी वर नंबर 1 इन पाकिस्तान, नाउ वी आर नंबर 4th। पंजाब इज लीडिंग, इस्लामाबाद इज देयर, केपीके इज देयर एंड वी आर नंबर 4th। तो वी फील आपके पास, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और डिलीवरी भी करते रहे हैं। जितनी हाई राइजेस वर्टिकल आप देखिए बिल्डिंग, पूरे पाकिस्तान को कंपेयर कर लें, एक तरफ कर लें और पूरी कराची को एक तरफ कर लें। अभी प्रोजेक्ट का बैकलॉग कितना है? लास्ट टाइम भी था कि अराउंड 360। पिछले 48 दिन में 48 डेज में एक भी पब्लिक सेल प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है। 48 डेज में नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट। क्या रीजन दिया उसका? और रीजन ये है कि नए डीजी साहब आए हैं, वो अपने तौर पे, ये पहला भी रीजन था जी, ये हर 3-6 महीने में एक ऐसा रीजन होता है कि नए डीजी साहब आते हैं, वो फाइल समझ रहे हैं, सिस्टम समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं। तो हम समझते हैं हमारी उम्र तो ये सिस्टम समझने में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा चॉइस है कि हम बाहर चले जाएं। ठीक है, नहीं, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट थी। मुजफ्फर साहब, अगेन some challenges as well within your sector. What are the key challenges that you're looking at right now
अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, रिटेल नेटवर्क बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज रिटेलर्स और डीलर्स, वो एक सेक्टर ऐसा है जो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है. सही है. जब तक वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होगा वो एक चैलेंज जरूर है. मगर मैं समझता हूँ कि आज ऑर्गेनाइज से मुराद क्या है? ऑर्गेनाइज से मुराद मेरी ये है कि टैक्स नेट में प्रॉपर उनका आना एक ऑर्गेनाइज पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिस पर गवर्नमेंट अभी काफी कोशिश कर रही है और उनको मिनिमम टैक्स ऑफर करके हर चीज में उसको स्ट्रक्चर्ड कर रही है. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज तक मोबाइल में जितनी डेवलपमेंट ग्रोथ हुई है उसमें रिटेल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है. सही है. रिटेल का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, होलसेलर्स का बीइंग, और सबसे बड़ा चैलेंज जिस तरह ये मार्केट बड़ी हो रही है, इट इज अबाउट द लिक्विडिटी एंड इक्विटी. और दिस इज द रीजन कि एयरलिंक इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ करने जा रहा है, विच इज द बेस प्राइस विच इज अराउंड 6 बिलियन. ये बताइएगा कि वाई सो मच कैपिटल? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स इतनी डीप हो गई हैं कि आप इतना ज्यादा पैसा रेज करें यहाँ से? ऑफ कोर्स ही, जब से अगर आप इस गवर्नमेंट के आने के बाद से आप देख लें कि इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ हुई है. जिस तरह बख्शी साहब ने कहा कि इनके सेक्टर में तमाम इंडस्ट्रीज कैपेसिटी पे चल रही हैं. ऑफ कोर्स जब वो कैपेसिटी पे आ जाती हैं तो उनकी ग्रोथ होती है, तो वो कैपेसिटी पे आती है और उनके कैपेसिटी के आने के बाद ही वो ज्यादा से ज्यादा और फंड रेज करते हैं और चलते हैं. और टेलीकॉम सेक्टर तो इट्स द फ्यूचर, इट्स अ फ्यूचर. और इसके अंदर स्पेशली डेटा इज द फ्यूचर ऑयल. तो मैं ये समझता हूँ कि इस सेक्टर के अंदर इस वक्त इतनी ग्रोथ है कि एक सर्टन ग्रोथ के बाद अगर कंपनीज आईपीओ नहीं करेंगी तो वो ग्रो ही नहीं कर सकती. और स्पेशली खास तौर पे हमारे सेक्टर में एयरलिंक इज द फर्स्ट कंपनी विच इज गोइंग फॉर आईपीओ, और हमारे बाद होपफुली अदर कंपनीज भी आएंगी. ठीक है. आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया. यूसुफ साहब, नाउ कंस्ट्रक्शन में एक 100% कैपेसिटी पे चल रही है, एक दूसरी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में 100% कैपेसिटी करीब जा रही है, कैश फ्लोज इंप्रूव करके आईपीओ की तरफ जा रही है. सो प्राइवेट सेक्टर ग्रो तो हो रहा है, लेकिन मुश्किलात आई थिंक शायद एसएमई को काफी है. व्हाट डू यू थिंक? जाफर से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेलीकॉम भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन भी. कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ हाउसिंग की बात नहीं करते. सही. रोड एंड पुल. और जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें एनर्जी भी है, उसमें टेलीकॉम भी है, वाटर एंड सैनिटेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है. ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है. जहां तक फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात है, देखिए कुछ सब्जेक्ट फेडरल हैं. एनएचए फेडरल अथॉरिटी है, एनएचए मोटरवेज फेडरल सब्जेक्ट है. ठीक है. और दुनिया में वाहिद एग्जाम्पल पाकिस्तान की है, वाहिद एग्जाम्पल है मोटरवेज जब भी बना है ना, जब भी बना है किसी भी कंट्री में, सही, वो पोर्ट सिटी से शुरू होता है. ठीक है. पाकिस्तान वाहिद एग्जाम्पल है जहां पोर्ट सिटी में अभी तक शुरू नहीं हुआ है. वाहिद एग्जाम्पल है. पूरी दुनिया में मोटरवे पोर्ट सिटी से शुरू होता है, फेडरल सब्जेक्ट. मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा, इनकी या इनसे पहले वाले या उनसे पहले वाले, लेकिन एक ये वो वहां से रिकवरी हो जाती है. तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस सबको लेना है. रोड नेटवर्क. अच्छा, दूसरा जो है आईपीओ की जो बात है, साइज की बात कर रहे थे आप, देखें इस पे मेरा ख्याल है कभी ये एक लॉन्ग डिबेट है, लेकिन मैं इशारतन बात कर दूं कि 2 साल से जो बजट से हमारे आ रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो बात हो रही है, सही है, उसमें ठीक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, इनफ्लो भी हो रहा है, लेकिन इस टाइम इस वक्त हम हाईली डिपेंडेंट हो गए हैं डोमेस्टिक और एक्सटर्नल बोरोइंग पे. इस पे कोई दुराई नहीं हो सकती. ये फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं. कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज होंगे. सही. मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच इसी तरह होता है, वर्किंग कैपिटल इसी तरह कम होता है. जब लिक्विडिटी क्रंच होता है तो उस वक्त ये कहना कि जी सरप्लस सेविंग है, सेविंग सरप्लस नहीं है. सही. क्योंकि 1 ट्रिलियन रुपीज तो रिकॉर्ड है ना इस बिल्कुल कि वो वहां यूज हो रहा है. दूसरा ये कि ये एक देखिए एक चीज हम बहुत अरसे से डिस्कस करते रहे हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट. जी. अपोजिशन का काम भी है, गवर्नमेंट का काम भी है, जुडिशरी का काम भी है. उस पे उस एक्ट में एक मैं समझता हूँ खराबी है. उस एक्ट में खराबी ये है कि वो एक्ट लिमिट तो करता है कि इतनी डेट फाइनेंसिंग ना करें, 98% ऑफ जीडीपी पे ना जाएं, फिस्कल डेफिसिट 5% से ना बढ़ाएं, ये सब बताता है वो. अगर कोई करता है ये कोई एक्शन ये करता है तो उसकी पुनिशमेंट क्या होगी? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट जो है, डेट लिमिटेशन बिल्कुल साइलेंट है. ठीक है. तो उसमें यह कहना कि अगर पार्लियामेंटेरियन कोई जुर्म कर दें वो तो एग्जेम्प्ट हो गए ना, वो तो एग्जेम्प्ट हो गए. सही. तो यू फील के यहाँ पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेट लिमिटेशन एक्ट में मजीद इम्प्रूवमेंट लानी है और स्ट्रिक्ट उसकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया साहब. अगेन प्राइवेट सेक्टर टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, डिस्काउंट रेट कम है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है. नाउ दीज आर द की एलिमेंट्स जो कि आप देखते हैं अपनी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के. लेकिन जब
इकोनॉमी की बॉटम लाइन देखें और बैलेंस शीट देखें तो व्हाट ही सजेस्टिंग कि यहाँ पे आपका जो डेट है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है एंड डेट सर्विसिंग विल अगेन बी अ प्रॉब्लम. डू यू बिलीव कि इफ वी ब्रिंग इन प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म और उसको किसी तरीके से फाल कर दिए जाए तो जो टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ है दैट विल बी सफिशिएंट इनफ टू टेक दिस बर्डन ऑन? देखिए, बात यह है कि हमें टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना है. हमें जो आज अनरजिस्टर्ड लोग काम कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाना है. ये बहुत साल से ये एक चैलेंज है और अपनी जगह मौजूद है. आज मेरे ख्याल में 3 मिलियन लोग टैक्स में रजिस्टर हो गए हैं. 2-4 साल पहले सुनते थे 1.6 मिलियन, 1.7 मिलियन. बट अगर आप इसको ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट करेंगे ना, देखिए ये नहीं, एक हमारा कल्चर बन गया है. अभी लास्ट एक एमएनएसटी आई थी तो हम अभी बिजनेस ग्रुप में बैठते हैं जब, तो कहते हैं कि 3 साल बाद फिर आएगी. तो एक माइंडसेट बन गया है. एक हालांकि आज अगर आपके पास अपनी बुक्स में पैसे नहीं है, आपको कारोबार करना बहुत ही मुश्किल हो गया है. सही है. बनस्बत 5 साल पहले करते थे. तो बिल्कुल आपकी बात सही है, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए. और रेवेन्यू और कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होगी और रेगुलेटेड. सही है. देखिए, आज भी शायद कंस्ट्रक्शन भी जितनी ऑफिशियल रेगुलेटेड हो रही है उससे 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम. अच्छा, 4 टाइम ज्यादा अनऑफिशियल हो रही है, अनरेगुलेटेड हो रही है, अनअप्रूव हो रही है, जिसपे ना कोई टैक्स जमा हो रहा है, नीचे के लोग खा रहे हैं. इसी तरह ये हर सेक्टर में होगा. देखिए, चंद लोग उस चीज से ऊपर आ गए जो टैक्स भी देते हैं, कंप्लायंस भी कर रहे हैं, पर बाकी लोग जो उनका फियर्स कंपटीशन है उन लोगों से जो कुछ करते ही नहीं. सही, कुछ करते ही नहीं है. बट ग्रेजुअली, जैसे इन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, इन्होंने कहा कि अब मोबाइल चल ही नहीं सकता, आप ले आए 2 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है. तो बाय मतलब कंपल्शन आपको वो टैक्स देना ही है. तो मेरे ख्याल में इस तरह के काम होते रहेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम अपने अखराजात, अपनी डेट और अपनी हम चीजें पूरी कर सकेंगे. दुनिया कर ही रही है ना. ठीक है. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सीमेंट सेक्टर में पहले तो उन्होंने मराद दी, एमनेस्टी दी, they brought the whole builders association, everybody into the circle. Now the next logical question is that कि कब वो टाइम आएगा जब टैक्सेशन और दूसरे मेजर्स लगाए जाएंगे, because once they start doing that, once the government starts doing that, तो फिर वही एक रेटरिक हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रमोट नहीं होगी, ये सब चीजें नहीं होंगी, बिकॉज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ से शुरू करने के लिए. बात ये कि टैक्स तो आज भी है, टैक्स कलेक्शन का निजाम आसान कर दिया गया फिक्स टैक्स पे. इसी तरह एक जो प्रॉब्लम, ये ग्रोथ फौरन हुई ना, इसकी एक नुकसान भी हो रहा है. आज सरिया 1,72,000 रुपए टन है, आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए था. आज सीमेंट के 1.5 जून, जुलाई, अगस्त 75 रुपए पर बैग बढ़ गए. सही. तो यानी 75 रुपए पर बैग, आप समझे 25% के करीब ये बढ़ गए हैं. तो कहाँ से होगा? तो सीमेंट सरिया मिला के कितनी % कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है? ये तकरीबन आप समझे हाई राइज बिल्डिंग में 55 से 60% कॉस्ट होती है. सही है. तो ये तमाम चीजें, ये चूंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत वो लिमिटेड है, 5-10 लोग हैं, फैमिलीज हैं जो कर, अब वो कार्टलाइजेशन का उनसर आ गया है. सब लोग बैठते हैं, तय करते हैं भाई 5,000 बढ़ा दो, 10,000 बढ़ा दो, 2,000 की कोई चॉइस नहीं है. बट मुझे बहुत उम्मीद है, आज भी मेरी बात हुई है, नेक्स्ट 15-20 दिन में आप सीमेंट और स्टील के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजन ये नहीं था कि पैसे वाले के पास तो आज भी बंगला, मकान, फ्लैट है, 5 करोड़ का फ्लैट जरूर है, पर जिसको 25 लाख का या 30 लाख का लेना है वो आज अफोर्ड नहीं कर पाएगा. तो आप अच्छी न्यूज सुनेंगे, प्राइस में आपको कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज नजर आएंगी कि ये प्राइस नीचे की तरफ नीचे आएगी या कम से कम रुकेगी. नहीं, रुकना तो सर इस पे तो बाय नहीं कर सकते, गरीब आदमी नहीं कर सकता. अच्छा, इससे एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन है, देन आई विल कम टू यू. नया पाकिस्तान हाउसिंग की क्या प्रोग्रेस है? बिकॉज उसमें एक ह्यूज इनफ्लो ऑफ एप्लीकेशंस आई थी, अराउंड 2 मिलियन के करीब एप्लीकेशंस आई थी इनके डेटाबेस के मुताबिक. व्हाट इज द करंट स्टेटस? करंट स्टेटस इज के लाहौर में बन रहे हैं, इस्लामाबाद में बन रहे हैं, KPK में बन रहे हैं, बलूचिस्तान में शुरू होने जा रहे हैं. बट वी हैव नथिंग एज येट ऑन द ग्राउंड इन सिंध. सही है. वो दोनों पार्टी, चूंकि वहाँ PTI की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज की वजह से वो पॉलिटिक्स की नजर हो रहे हैं. इसकी वजह से मिडिल इनकम ब्रैकेट वाले, इसकी वजह से कराची जैसे शहर में 55% स्लम्स बन रहे हैं. सही है. और वो रोज बढ़ रहे हैं. देखिए, आबादी तो आ रही है ना, कहाँ रहेगी? बच्चे हो रहे हैं, लोग बाहर से माइग्रेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक माइग्रेशन हो रही है. अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं देंगे
तो लोग कच्ची आबादियों में ही रहेंगे। ठीक है। और वहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज की जमीन एनक्रोच होते जा रही है गवर्नमेंट की। सही है। वो जो गवर्नमेंट जिसको चाहे वो ऑक्शन करके एक साइजेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ले सकती है और उसमें अपना इन लोगों को एक मुनासिब कीमत पे मकान दे सकती है, इसको क्रॉस सब्सिडी कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। ये काम पंजाब में अब शुरू हो चुका है। ठीक है नाज़रीन, हमने बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन की पहले पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में, जिसमें हमने की परफॉर्मेंस देखी गवर्नमेंट की, फिर हमने हर सेक्टर्स के अंदर चैलेंजेस देखे जहां पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। नाउ इन दिस सेगमेंट हम हर सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज पे नजर डालेंगे कि आगे चल के अगले 2 साल में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं that government is doing or government can do to improve the livelihood and the welfare of the public. सर पहले तो अपने सेक्टर में बताइए कि आप एक्सपेंड भी कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू, कैपिटल रेजिंग भी कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ग्रोथ की गुंजाइश है, जो कि लाइक इट्स अ वेरी इजी टारगेट टू इनहांस द जीडीपी? देखिए, सबसे पहले टेली कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास इस वक्त एक लार्जर चंक ऑफ पब्लिक अराउंड 50 to 60 मिलियन पीपल फीचर फोन, जिसको आप बेसिक कन्वेंशनल फोन कहते हैं, वो यूज कर रहे हैं। सही है। और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 3G 4G से महरूम है आज। सही है। और 50 to 60 मतलब 5 से 6 करोड़ आप बताएं। जी जी बिल्कुल, और वो इससे महरूम है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उनकी कन्वर्जन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इस ग्रोथ में, जिससे खाली यही नहीं कि कंपनीज ग्रो करेंगी, लोगों का मेयार जिंदगी भी बुलंद होगा। व्हेन दे हैव द स्मार्टफोन, उनकी ज्यादा एक्सेस होगी, उनकी ग्लोबली दे विल हैव मोर नॉलेज इफ यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट। इसी तरह आने वाले दिनों में 5G आता तो ये सारे लोग जिनके पास 4G फोन है ये 5G पे कन्वर्ट होंगे। प्लस आपके पास जितने ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने आज मोबाइलिंक, टेलीनॉर और कंपनीज ने ऑलरेडी 5G के ट्राई कर लिए हुए हैं। ठीक है। तो जब ये 5G आएगा तो इट्स एंटायरली न्यू वर्ल्ड। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएं और वो लोग अगर आज उठ के आ जाएं तो उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई दुनिया होगी। स्टार्क डिफरेंस है फ्रॉम फीचर टू 4G में, जितना डिफरेंस है आप इतना ही डिफरेंस बता रहे हैं ऑलमोस्ट कि 4G to 5G में। ऑफ कोर्स इससे भी ज्यादा। अच्छा। बिकॉज 5G इज एंटायरली आपके स्मार्ट होम्स, दुनिया की हर चीज आइंदा आने वाले वक्तों में 5G पे जाने वाली है। आपके मोबाइल वॉलेट्स देख लें, जिस तरह आप रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये सब किस पे हो रहा है? मोबाइल पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। तो दैट इज टू से कि मोबाइल फोन या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस की जो अपग्रेडेशन है वो एक ह्यूज पोटेंशियल है, एक ह्यूज इंडस्ट्री है इन पाकिस्तान इन ईयर्स टू कम। खाली ये ही नहीं, इस पोटेंशियल के साथ साथ अगर आप नेबरिंग कंट्रीज देखें तो वहां से मोबाइल के एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ वियतनाम की एग्जांपल दे देता हूं कि वहां से एक कंपनी की एक साल में $60 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं। $60 बिलियन जस्ट अ मोबाइल फोन। और अगर पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स पे प्रॉपर तवज्जो देता, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, और तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स को लाने का मकसद भी ये है, एक तो लोकल उसके अंदर प्रोडक्शन हो, हमारी लोकल लेबर को इधर लेबर मिलेगी, सब कुछ होगा, प्लस उसकी एक्सपोर्ट्स हम अपने पूरे रीजन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को, पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। तो ये तो अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कितना एलिमेंट है? बिकॉज वो अगेन बहुत सारे लोग इक्वेट करते हैं कि ऑटो असेंबलर की तरह ना बिहेव करें, कि आप लाएं पार्ट लाएं, असेंबल करें, बेचें, तो वैल्यू एडिशन कुछ खास नहीं आती है, मार्जिन कुछ खास नहीं आता। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कब जाएंगे? देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। सही। और उसके लिए एक वॉल्यूम चाहिए। अब जिस तरह गवर्नमेंट ने 30% ड्यूटी में एक रिबेट दे दिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे, जीरो ड्यूटी, तो ये तमाम इंटरनेशनल कंपनीज जब यहाँ पे हैंडसेट्स बनाएंगी तो लोकल इकोसिस्टम जब डेवलप होगा तो आहिस्ता आहिस्ता बैटरी, चार्जर, ये सब चीजें बनना शुरू होंगी। जब ये बनेगी फिर लोकल असेंबलिंग से आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहाँ R&D सेंटर्स बनाती हैं, बड़े मुल्कों में बनाती हैं। आपके पास तो वैसे ही पॉपुलेशन प्लेयर, यू हैव 220 मिलियन पीपल अराउंड यू इन दिस कंट्री माशाल्लाह। तो ऑफ कोर्स इनको मजबूरी में टेक्नोलॉजी देनी कितना वक्त लगेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में? व्हाट इज द प्लान? जो गवर्नमेंट आपसे कम्युनिकेट करती है, व्हाट इज द प्लान? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती है? गवर्नमेंट तो चाहती है कि ओवरनाइट, और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी कहता है ओवरनाइट ग्रोथ हो, बट इसका एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो ग्लोबली हर चीज का एक टाइम लगता है। मैं समझता हूँ अगले 4-5 साल बड़े मेजर होंगे जिसमें आप हर चीज को चेंज पाएंगे। और खास तौर पे आप ये देख लें, बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके ऑपरेटर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह जाएगा?
The only solution is the mobile device, which is special purpose vehicle. वो billions of dollars, otherwise वो network खड़े के खड़े रह जाएंगे अगर मोबाइल नहीं होगा. So this is evident कि international companies बगैर रिसर्च के इन्वेस्टमेंट नहीं करती. इसमें PTA ने, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर, और स्पेशली मोबाइल एक्सपोर्ट्स पे कितना जोर दिया जा रहा. आपने इवन लास्ट वीक देखा होगा एक कंपनी ने एक्सपोर्ट कर भी दिया, एंड इवन एयरलिंक इज इन एक्सपोर्ट प्रोसेस. नेक्स्ट वीक हम भी एक एक्सपोर्ट की शिपमेंट कर रहे हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मोबाइल की एक्सपोर्ट शुरू होगी. और लास्ट वीक अगर आपने सुना हो तो हमाद अजहर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, दिस सेक्टर इज बिगर देन ऑटोमोटिव सेक्टर. ऑलराइट. सो देयर इज अ बिग पोटेंशियल. अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डेवलपमेंट देख रहे हैं अमूमी तौर पे, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, एंड अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात होना शुरू हुई है. गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर काफी फोकस आ गया है. सर आप किस तरह देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं मैक्रो स्केल के ऊपर, जहां एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज इवॉल्व करके अब सामने आई हैं, एक्सपोर्ट शुरू हुई हैं. हाउ डू यू लुक एट द होल इकोसिस्टम? इसमें सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन जो बनेगी वो ये कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट में आएगी, जब डोमेस्टिक शुरू होगी, तो जो हम बहुत अरसे से शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान में कंटिन्यूसली FDI का डिक्लाइन आ रहा था. सही. अब हम 1 बिलियन 2 बिलियन की बात तो करते हैं, हम 7 बिलियन भी थे कभी. तो जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आएगी इस टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट में, तो FDI का इनफ्लो उसके बाद शुरू होगा. वो परी कंडीशन होती है. दूसरा ये कि आज 24 अगस्त है, मेरा ख्याल है आज स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो 20 बिलियन को क्रॉस कर गए होंगे. आज 2.75 आ जाने थे. जी आए. वो अगर आ गए हैं तो 20 को क्रॉस कर जाना चाहिए. जी आ गए. वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो ठीक है. वो IMF का लोन है, वो IMF का है, शॉर्ट टर्म है, वर्किंग कैपिटल के लिए. लेकिन बहरहाल उसका असर जो पड़ेगा वो दो चीजों पे पड़ेगा. एक तो ये कि वो जो एक रिस्क था ना कि रुपये डिप्रिसिएट हो रहा था, उसमें जरूर अब रुकावट आ जाएगी. वो एक असर पड़ेगा उसका. 164-165 वो रुक जाएगा, वरना तो वो खतरा था कि वो बढ़ जाएगा, बहुत डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगी. 20 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे. इसमें 2.75 बिलियन जो है वो ठीक है, वो उस तरह का लोन नहीं है जो हम IMF के एग्रीमेंट का हिस्सा है. वो कोविड की वजह से जो हमारा हिस्सा बनता था वो है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड हुए हैं. और अगर रुपए की डिप्रिसिएशन इसकी वजह से रुकती है और प्लस लोकल इन्वेस्टमेंट आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, तो FDI का फ्लो जो होगा वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन बन जाएगी. यहाँ से हमें मेरा ख्याल है पॉलिसी डायरेक्शन की जरूरत है. बहुत अर्से पहले हम कह रहे थे कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट लाएंगे. वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हमें रेगुलेशन को चेंज करना होता है. उसमें एक खास बात जो होती है, जो आपने भी इंडिकेट किया अभी, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लॉ में खास बात ये होती है कि ये जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो इस तरह यूज करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट के जो लॉ होते हैं वो फेडरल के नहीं होते, सेंट्रल के नहीं होते. उसमें 2, 3, 4 जितने भी टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल, वो कंबाइंड लॉ. इसलिए कि फॉरेन इन्वेस्टर को इस चीज से गर्ज नहीं कि आप कहें कि सिक्योरिटी चाहिए, आप कहें कि जी हमने तो बुलाई थी इन्वेस्टमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर हो रही है, वो नहीं चलेगा. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लॉ अब हमें इंट्रोड्यूस कराने होंगे. इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें पार्लियामेंट से लॉ नहीं लेजिस्लेट करना होता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अब उस तरफ जाना होगा. ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर आपकी फील्ड में बहुत पोटेंशियल है ट्रांसफॉर्मेशन की. अभी भी 40 साल 50 साल पुराने तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है. आप हाल ही में कहीं गए भी थे फॉर, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टर्की का विजिट किया था आपने कुछ अर्से पहले, एंड यू लुक्ड एट अ कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन. किस तरह से बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन करें कम से कम कॉस्ट में, ज्यादा अच्छी क्वालिटी, कम से कम टाइम में. कंस्ट्रक्शन में इनोवेशन कब आएगी? देखिए, मैं गया था 2 महीने पहले. कल रात को बाई चांस आपने आज सवाल किया, कल रात को वो पूरी टर्किश टीम कराची बैठी हुई थी, एंड देवर कीन के अब आप हमें बताएं कब वो टेक्नोलॉजी लानी है, कब काम करना है, कहाँ काम करना है. कंस्ट्रक्शन जब चलता है ना तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ चलती हैं. आप देखिए, आप ग्लास की बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वो एक्सपेंशन पे जा रही है. तो मैं ये समझता हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और अब बहुत सारे मामला सेटल डाउन हो गए. सही. अनफॉर्चुनेट होगा अगर हम इसका फायदा सिंध में, कराची में नहीं उठा सकें, बट आपको बहुत बड़ी एक्टिविटी और बहुत टेक्नोलॉजी आपको पंजाब में अब नजर आएगी. सही है. क्योंकि देखिए, पानी और पैसा वहां जाता है जहाँ रास्ता बनता है. सही है. हमने हमारे पैसे ना जहाँ 2 पैसे मिलेंगे वहीं जाएंगे हम. हमारा मतलब कारोबार कर रहे हैं ना. सही है. तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर एक, हालांकि पेंट अप डिमांड कराची की इतनी बड़ी है
कि यहाँ पर 2.9 मिलियन जो हाउसेज की डिमांड है, आप स्टार्ट करें और पहले बिक जाता है। सही कहा, अप्रूवल से पहले बिक जाता है, पहले बिक जाती है पहले ही। जी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपकी अच्छा वो है पुराना रिकॉर्ड तो लोग बोलते नाम लिख लो, उसमें से फिर आप बैलेटिंग करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये रेड टेपिज्म यहाँ से नहीं हटेगा और ये एक बाबू कल्चर नहीं हटेगा सिंध से, और जो मामलात हैं वो सिस्टम को आप वीक नहीं कर सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लूज करेंगे जो आज कर रहे हैं। आई कैन सी फ्रॉम माई आईज कि सिंध इज नॉट मूविंग। हमें इसका दर्द है क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमें यहीं पर सब मिला है। बट इतनी बड़ी, अगर आज आप 5,000 मकान लेके आए ना, वो भी आपके बुक हो जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड बहुत है। 10,000 ले आए, 10,000 भी बुक हो जाएंगे। 25,000 ले आए, पर 25,000 के लिए आपको हमारे जैसे आदमी को अप्रूवल तो चाहिए ना। अगर 48 दिन में एक अप्रूवल नहीं होगा और पिछले 1.5 साल में 70 अप्रूवल होंगे कराची में, तो 70 में एक में अगर आप समझे 100 फ्लैट एवरेज, तो 7,000 फ्लैट बने, जो कि 3 साल में कुछ भी नहीं है ना। देन वी आर इंश्योरिंग कि 2 नंबर काम बढ़े, क्योंकि उसमें जो बाबुओं को साइन नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैकेज मिलता है। सही है, इसमें साइन करना पड़ता है, इनको ऑन करना पड़ता है नैब के सामने कि हमने साइन किया तो सही है। इसलिए अब चाहते ही नहीं कोई साइन वाला काम हो। ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा आपने बहुत ही आंखें खोल देने वाले फैक्ट बताए हैं। इससे एक नुकसान ये भी होगा कि सिंध से कैपिटल फ्लाइट होगा दूसरे प्रोविंसेस के अंदर, और उसके साथ साथ जो अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो सिंध में दोनों रीजन्स की वजह से, एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से भी रुक जाएंगे और स्लो प्रोसेसिंग की वजह से भी रुक जाएंगे, और दूसरी जानिब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो बिल्डिंग मटेरियल है वो अलग बढ़ा जा रहा है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट इस टाइम कॉरिडोर पे आप बनाएं। जी प्लीज। कल पंजाब की एक CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो कराची ऑक्शन करने आ रहे हैं। 2-2 अरब रुपए के प्लॉट हैं, रोड शो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 25% पैसे दे दो, आप नक्शा पास कराओ, काम शुरू करो, और बाकी पैसे 1 साल में, और 21 दिन में हम इंश्योर कर रहे हैं आपको नक्शा पास कर देंगे, नहीं तो आप शुरू कर दो अंडर कंप्लायंस रेजिम। कानूनी होगा तो हम नहीं रोकेंगे आपको, और कानूनी नहीं होगा तो आपको तोड़ देंगे आके। तो दिस इज व्हाट, ये पाकिस्तान 74 साल में ना, जैसे हम सब फंसे हुए वो NOC रिजीम में। बाबू NOC देगा तो काम होगा, बाबू NOC नहीं देगा तो काम नहीं होगा। बाबू को जब तक जेब में पैसे नहीं जाएंगे, बाबू NOC नहीं देगा। ये हम फंसे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इस आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये पॉलिसी बन गई ना, अब लोग जो नई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के वो भी इसको पढ़ रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हर आप जगह जाएं, लोगों का इंटरेस्ट है। जैसे इन्होंने कहा ना, पहले लोकल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं था, लोकल बिजनेसमैन का इंटरेस्ट नहीं था, तो कौन बाहर से आता। अब वो ये बाहर से भी लेके आएंगे, इनको देखा देखी मैं भी देखूंगा कि यार ये तो प्रॉस्पर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इज्जत भी हो रही है, व्हाई नॉट। सो I think I've understood your point. There is a serious concern regarding the quick processing of the projects, जिसकी वजह से प्रोविंस वाइज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। एंड आपने सही कहा कि पानी, और दूसरी बात आपने क्या कही, कहाँ जाता है पानी, और पैसा और पानी जहाँ रास्ता होता है। तो अभी पैसा और पानी इनकी तरफ आ रहा है। आई वुड से सर ये बताइएगा कि कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो, कि यू आर रेजिंग कैपिटल, आप इसको एक्सपेंशन में लेके जा रहे हैं। इस पूरे कंपनी और इस पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा कैपिटल लगता कहाँ है, कहाँ यूज करेंगे, किस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे? बिकॉज अगेन इट्स अ बिग स्टोरी दैट इज डेवलपिंग राइट नाउ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का IPO है। यू मस्ट बी वेरी ब्रेव अलॉन्ग विद योर ब्रुक रनर एज वेल, दैट हु इज बिलीविंग कि इक्विटी फंडिंग के थ्रू हम इतना पैसा रेज कर सकते हैं। देखिए, मेरा बुक रनर JS ग्लोबल है और जब हमने उनसे बात की तो ये सबसे पहले बड़ी डेलिब्रेशन हुई कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे। इसमें बहुत डिबेट हुई और हर चीज हमने उनको बताई। ये पैसा मेनली वर्किंग कैपिटल में यूज होगा, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो मोबाइल फोन की, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं होता। मेन कैपेक्स इज इम्पोर्टिंग द SKD मटीरियल। सही है, और वो SKD मटीरियल के अंदर जाएगा, और जब SKD मटीरियल ज्यादा से ज्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास होगा। एंड दिस इज मार्केट के अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेइंतहा पोटेंशियल है, मार्केट इज हंग्री। तो जितना ही आप प्रोडक्शन करेंगे इतनी सेल्स उसकी पहले से हो जाती है। हमारे मोबाइल आने से पहले बिके होते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने मतलब आप ही कह रहे हैं कि मोबाइल गाड़ियों की तरह बुक हुए होते हैं। ये ऑलमोस्ट बुक हुए होते हैं, बल्कि गाड़ियों से ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि आईफोन लॉन्च होता है, इसी तरह सैमसंग के फोन फ्लैगशिप मॉडल 2-2 लाख रुपए के फोन लॉन्च होते हैं। तो यहाँ एक ऐसी क्लास भी है
कि जिस दिन वो लॉन्चिंग होती है हमारे स्टोर्स के बाहर क्यों लगती है। हमने पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट दिया, अगर आप डॉल्मिन मॉल में जाएं, लकी मॉल, इसी तरह लाहौर पैकेजेस मॉल और सब बड़े मॉल्स में जाएं, और इवन टियर 3 सिटीज लाइक, तो नए तरीके से आप हम रिटेल लेके आए हैं विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, विच इज दैट रिटेल स्टोर्स आर इक्विवेलेंट टू यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टोर्स। अच्छा, ये बताइएगा रिस्क क्या है इस बिजनेस के अंदर, खासतौर पर टेली कम्युनिकेशन के अंदर, बिकॉज हमने रिसेंटली माजी में भी देखा था बहुत बड़े मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स फेस सर्टेन रिस्क, जो कि खासतौर पर कैपिटल के रिस्क थे, वर्किंग कैपिटल के रिस्क थे। So how do you tackle that? Is the current regime of discount rate and overall financial system helping you out with that? देखिए, रिस्क में डॉलर पाक रूपी डेप्रिसिएशन और इस तरह की चीजें थी जिनको बहुत हद तक प्रिंसिपल भी कवर करते हैं, और प्लस आज चाइना के साथ हम चाइनीज युआन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको हेजिंग के ऑप्शन भी मौजूद है और बहुत सी चीज उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बिजनेस इस वक्त रिस्क फ्री वो बिजनेसेस इसलिए हो जाते हैं जब बेइंतहा बूमिंग होते हैं। इसका रिस्क यह है कि कल को टेक्नोलॉजी ग्लोबली बंद हो जाए, कल को 4G फोन बिकना बंद हो जाए, कल को ये सैचुरेशन पे आ जाए। अगले 5-6 साल में या 10 साल में तो हमें ये सैचुरेशन नजर नहीं आती। क्यों? अगर आप आज चाइना में चले जाएं तो मोबाइल वॉलेट से लेके वीचैट पेमेंट से लेके वो इतने एडवांस चले गए, हम अभी बहुत पीछे हैं। और फ्यूचर में ई कॉमर्स का अगर आप पाकिस्तान में ग्रोथ देखें वो बेइंतहा ग्रोथ है। इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान ई कॉमर्स इज लेस देन 5% मार्केट, बट वी बिलीव इट हैज टू गो ऑन। और ये जितना ऊपर जाएगी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को उनके तो सेट बिकने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज भी चलने हैं, क्योंकि देयर इज नो कंपनी इन द वर्ल्ड जो बगैर डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज के चलती है और पॉसिबल होता है। आई थिंक बहुत ही की इनसाइट थी आयुब साहब। व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑफ दिस शो? किस तरीके से आप समराइज करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ अगले 2 साल में करंट गवर्नमेंट को किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक मोमेंटम बिल्ड हो गया है इसको सस्टेन कर सकें? देखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं एज कम्पेयर टू जो उसमें रिस्क एनालिसिस है। रिस्क को अगर देखें, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि जो ज़रूरत है वो सबसे पहली चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन, पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। उस पॉलिसीज़ में एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और बिटवीन जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, वो उसका बहुत लैकिंग, वो हम उसमें बहुत लैकिंग करते हैं। जो हमने एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था अभी 3 महीने पहले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट, उसमें मैं देखता हूँ कि मेनली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट लाना चाहे तो उसको 10 जगह से अप्रूवल लेनी पड़ रही है, 10 मुख्तलिफ अदारों से। उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। खुद एक्ट जो हमने बनाया है तो उसमें एक तो कोऑर्डिनेशन की कंस्ट्रक्शन में ये चीज सॉल्व हो गई है, आपको क्या नहीं, अभी तक बेहतर हो गई है, सॉल्व नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन इज द सेक्टर जिसमें करंट गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, बट स्टिल वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मसला नहीं है, तमाम सेक्टर में कोऑर्डिनेशन का है बिटवीन डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन इंटर मिनिस्ट्रियल ऑल्सो। तो वहाँ पॉलिसीज की जरूरत है। जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड हो रहे हो, जब लोकल इन्वेस्टमेंट आ रही हो, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो रही हो, और आप FDI को अट्रैक्ट भी कर सकें। FDI को अट्रैक्ट करें, एक्सपोर्ट बढ़ा दें, हमारे 80% मसले हल हो जाते हैं, बाकी तो डोमेस्टिक इशूज रह जाते हैं। तो उस पर गवर्नमेंट फोकस करे और गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन बना रही है, जो लॉ इंट्रोड्यूस करा रही है, उस तरफ आए। और उसमें सबसे बड़ा जो इशू आएगा, जो मैं शुरू में कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, पैसे चाहिए, तो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं FDI से। अगर लोकल इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर जाएगी। तो उससे ये होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर अब गवर्नमेंट का मसला नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अब प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट होती है। उसी के लिए PPP एक्ट बना था, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सही, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया सर। एक तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी है, उस पर आप काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में एलाइड सेक्टर्स में चले, एक ग्लास हो गया और दूसरे सेरेमिक्स हो गया, अनकन्वेंशनल सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें पाकिस्तान को जाना चाहिए, जो अब तक सामने निकल के नजर नहीं आते कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं या फिर 2-3 इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो कि फोकस नहीं गया एंटरप्रेन्योर्स का? देखिए, दुनिया भर में हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल ब्लॉक यूज होता है ना, वो एक ब्लॉक की वजन है 4-8-12 की, साइज है 4-8-12, उसका है 16 किलो। जबकि दुनिया में जो यूज होता है वही साइज का, वो होता है 4.5 से 5 किलो। तो बिल्डिंग का डेड वेट इतना कम हो जाता है, और इसी तरह क्या बोलते हैं, उसमें जो सरिया और जो मटेरियल लगता है वो कम यूज होता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो शटरिंग लगती है, वो शटरिंग खुलने में 15 दिन और दोबारा लगने में 7 दिन लगते हैं, और छत खुलने में 20-21 दिन लगते हैं। दुनिया में 3 दिन में हो रहा है। तो जो बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि ये चीज़ों को हम आहिस्ते आहिस्ते इंट्रोड्यूस करें। तो आप समझे
तो बिल्कुल फर्क हो जाएगा जो काम अब आप देखते 5 साल में प्रोजेक्ट बनता है 2 मिलियन स्क्वायर फुट का या 1 मिलियन स्क्वायर फुट का, आपको 15 महीने में नजर आएगा। सही। आपको एक्टिविटी बहुत, अब बैंक के पैसे भी आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा एक्टिविटी। आई मीन मेरे हिसाब से तो प्लेन टेक ऑफ के लिए खड़ा है, रनवे पे रनवे क्लियर है, तमाम इंडस्ट्री पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है। जिस सेक्टर से भी पूछते हैं इस वक्त वो पॉजिटिव है। अच्छा, जो मैं देखता हूँ जो बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आम आदमी का है वो है महंगाई। बिल्कुल जो एक इस पीटीआई गवर्नमेंट को फेस करना है ना, वो महंगाई कैसे होगा जी, ये पैसे लेंगे, हम लेंगे, ये लेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऑटोमेटिक वेजेस और पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगा। देखिए ये एक प्रोसेस है और गवर्नमेंट तो आज एम्प्लॉय नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट के पास तो गुंजाइश ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को आपने देना है तो आप जिस भी सेक्टर को बुला लें। आई थिंक आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स आई हैव सीन दे आर वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी इज नाउ इन फोकस्ड कि जो भी काम कर रहे हैं ना सिर्फ वो एक्सपेंशन की तरफ जाएं बल्कि डाइवर्सिफाई भी करें। तो इसका नेक्स्ट टर्फ का जो लोन हुआ आप देखें ना, तकरीबन $3-4 बिलियन दिया गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बड़े अरसे बाद हुआ है 2 ट्रिलियन और मैं समझता हूं कि वो आज फिर खोल देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यू बिलीव कि इसको दोबारा मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को खुद रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्यों नहीं खोलते, सही तो कह रहे हैं। मैंने कहा इंडस्ट्री लगेगी तो इतने लोगों को मिलेगा ना रोजगार, कहाँ से लाएंगे आप? हर साल जॉब मार्केट में 2 मिलियन लोग आते हैं, उनको कहाँ से देंगे आप? तो इंडस्ट्री लगाएं। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट हसन बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर यू मैन, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मुजफ्फर साहब, यू केम फर्स्ट टाइम इन आवर शो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। श्योर, इन्वेस्टर्स के लिए कह दूं, आई थिंक इन्वेस्टर्स को आप मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल पब्लिक को, जो कि बिजनेसमैन एज अ बिजनेसमैन पाकिस्तानियों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, आप वो बताइए कि व्हाट वुड यू लाइक टू गिव पाकिस्तान पे, क्योंकि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, सो व्हाट द जनरल मैसेज? देखिए मैं सबको ये कहूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे वो हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर दिया एज इट इज द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पाकिस्तान। तो पब्लिक और इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टस को बड़े ध्यान से पढ़ें, उसमें रिस्क फैक्टर आप हर चीज पढ़ें और उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन करें। नाज़रीन, बहुत ही इंसाइटफुल हमने प्रोग्राम सुना। वी प्रेजेंटेड टू यू पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का आईपीओ, देन वी ब्रॉट यू दी अपॉर्चुनिटीज जो सिमेंट सेक्टर के अंदर है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हर बिजनेसमैन कह रहा है कि हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की जरूरत है, लॉज को बनाने की जरूरत है, फैसिलिटेशन करने की जरूरत है। तो जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसके सवालात ज़्यादा हैं, लेकिन जो डिमांड साइड जो पोटेंशियल है इकॉनमी में वो अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह बताया गया कि ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की बात होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। बख्शी साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपको 3 to 4 टाइम्स इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी। देन अगेन कुछ रिस्क की तरफ हाईलाइट किया, फॉरेन एंड लोकल डेट विल बी द बिगेस्ट रिस्क टू द करंट इकोनॉमी, करंट गवर्नमेंट के, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, और टैक्सेशन रेवेन्यू को इम्प्रूव करना होगा, तभी आप सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। حبيب الله
जा